जय हिंद। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे या एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर यूपी पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस से स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है, स्टेट पीसीएस से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र किसे कहते हैं। सिंध में जो भी नदियाँ मिलती हैं, वैसे तो एक ही नदी मिलती है, बाकी सब तो सतलज, जैसे एक सतलज नदी है आके सिंधु में मिलती है। सतलज नदी में कुछ नदियाँ मिल जाती हैं, चिनाब नदी आके सतलज में मिल जाती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो पहले सिंधु नदी को ही देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र में सबसे मुख्य नदी सिंधु है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है जो तिब्बत का मानसरोवर झील है, तिब्बत का मानसरोवर झील है, वहाँ का चेमा यांगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा यांगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये अपने जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये सिंधु नदी 3 देशों से होकर जाता है। कहाँ कहाँ से? एक तो खुद ये चाइना में है, तिब्बत में है। चाइना काका इस पर कब्जा किए हुए हैं। चाइना काका का कब्जा अभी तो इस पर तिब्बत पे है ही। वियतनाम को भी सोच रहा है कि इसको उसके ऊपर भी कब्जा कर ले। तो ये चाइना और अपना देश इंडिया और फिर पाकिस्तान, सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। और सिंधु नदी में एक सतलज नदी आके मिलती है, लेकिन सिंधु नदी के बाद से इसका क्रम देख लीजिए नदियों का। सिंधु के बाद से हो गया झेलम, और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? यह जम्मू कश्मीर का शेषनाग जो झील है, जम्मू कश्मीर का जो शेषनाग झील है वहाँ से उद्गम होता है झेलम नदी का। और ये आगे चल के आके चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी आगे आकर चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर चेनाब कहिए या चिनाब कहिए, फिर उसके बाद से नदी आता है चिनाब नदी। चिनाब जो आगे चल के सतलज में मिलता है। तो चिनाब नदी का उद्गम है बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है, बड़ा लाचला या बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, वहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है और ये आगे चल के सतलज नदी में मिल जाता है। फिर एक और नदी है रावी नदी। एक और नदी कौन सा है? रावी नदी। और ये कहाँ से? ये रोहतांग दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है, वहाँ से उद्गम होता है इसका। और फिर ये आके मिल जाता है चिनाब नदी में। तो चिनाब नदी में 2 नदियाँ मिलती हैं। चिनाब में एक तो झेलम मिलता है, झेलम आके मिल जाता है, और दूसरा एक रावी नदी है। ये दोनों आके चिनाब नदी में मिल जाती हैं। ये जो मिलती है, कौन नदी किस में मिलता है, ये जरूरी है, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये पूछ लेता है कि कौन सी नदी किस में आके मिलती है। झेलम चिनाब में मिलती है, रावी भी आके चिनाब में मिलती है। फिर एक छोटी नदी है, मतलब सिंधु नदी तंत्र का जो नदी है, जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे छोटी नदी एक है ब्यास नदी, जो भारत में उद्गम होता है और भारत में ही एक सतलज नदी है, उसमें आके मिल जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, बाकी ये तो सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा और सतलज नदी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये भी जो राकस ताल है वहाँ से निकलता है। तिब्बत का राकस ताल जो है वहाँ से निकलता है और फिर ये अपने देश में होते हुए फिर पाकिस्तान में चला जाता है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो ये ब्यास नदी कहाँ से निकलता है? तो ये बड़ा लाचला जो दर्रा है वहाँ से निकलता है। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं। बसीरो, इसका ट्रिक क्या है? बसीरो। हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे 3 हैं। बसीरो, ब से बड़ा लाचा, सी से शिवकिला, रो से रोहतांग। इसका ट्रिक याद रख लेंगे। बसीरो तो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है याद रहेगा आपको। तो ये ब्यास नदी निकलता है बड़ा लाचला दर्रा से और ये सतलज नदी में आके मिल जाता है। और जहाँ सतलज नदी में ब्यास नदी जो मिलता है वह कपूरथला के पास मिलता है। वहीं से इंदिरा गांधी जो नहर है, भारत का सबसे बड़ा नहर, वहीं से बनता है। इंदिरा गांधी नहर वहीं से शुरू होता है, मतलब वहीं से उद्गम होता है इंदिरा गांधी नहर का। और ये सतलज नदी आके कहाँ मिलता है? सतलज नदी में चिनाब नदी जो है आके सतलज नदी में मिलता है। चिनाब नदी आके सतलज नदी में मिलता है। और सतलज नदी आगे बहते हुए एक मिठानकोट है पाकिस्तान में, पठानकोट नहीं, मिठानकोट, वहाँ पे आके मिल जाता है। सतलज सिंधु नदी में आके मिल जाता है। सतलज नदी मिठानकोट में, पाकिस्तान का जो मिठानकोट है वहाँ आके सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाता है। तो ये नदियों का क्रम याद रखिएगा, अधिकतर पूछ लेता है नदियों का क्रम भी कि सिंधु नदी में क्रम से सिंधु नदी के जो ऊपर से नीचे जो आते हैं नदियाँ, वो क्रम बताइए उनका। तो सिंधु नदी है, सिंधु के बाद झेलम हो जाएगा, उसके बाद से चिनाब हो जाएगा, फिर रावी हो जाएगा, फिर ब्यास और फिर सतलज हो जाएगा। इनका उद्गम भी याद रख लीजिएगा। शेषनाग झील से जो झेलम है, शेषनाग झील से निकलता है और बड़ा लाचला दर्रा से निकलता है चिनाब नदी। शेषनाग झील से झेलम और चिनाब नदी बड़ा लाचला से, और रावी नदी ब्यास से, रावी नदी बड़ा लाचला दर्रा से, और ब्यास नदी उल्टा हो गया ये तो, रावी नदी रोहतांग दर्रा से,
और ब्यास नदी बड़ा लाचला दर्रा से, और सतलज नदी कहाँ से निकलता है, राकसताल, जो ये तिब्बत, ये भी तिब्बत में ही है, ये भी मानसरोवर झील के पास ही है। अगर पूछ दे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है तो मानसरोवर झील से, ये भी मानसरोवर झील से ही निकलता है, लेकिन मानसरोवर झील के पास जो ये सतलज नदी है मानसरोवर झील के पास राकसताल है, वहाँ से निकलता है। और कुछ और भी जान लेते हैं। तो जो 3 नदियाँ, ये सिंधु नदी है, सतलज नदी है, और एक और नदी जो इधर से है ये भी निकलता है, एक और ब्रह्मपुत्र नदी जो है। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलता है, तीनों नदियाँ यहाँ से तिब्बत का जो है मानसरोवर झील है वहाँ से निकलता है, तिब्बत का मानसरोवर जो झील है वहाँ से निकलती है। और तीनों नदियाँ हिमालय से पर्वत की नदी, हिमालय पर्वत के पहले से बहने वाली नदियाँ हैं। यानी हिमालय जब 33 सागर था हिमालय के जगह, तो वहाँ तब भी ये बहते थे, यानी हिमालय से पहले इनका बहाव था। तो अगर हिमालय से पहले ये बहा करती थी, तो जब हिमालय जब आया, हिमालय जब बड़ा हुआ तो फिर इनका रास्ता बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमालय जैसे जैसे बढ़ता गया, क्योंकि एक दिन में तो बढ़ा नहीं होगा, हिमालय की ऊंचाई इतनी बड़ी नहीं होगी, तो जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती गई ये नदियाँ अपना रास्ता बनाती गई। इसी हिमालय को काट के अपने रास्ते को ज्यों का त्यों रखती रही, अपने रास्ते को ज्यों का त्यों रखते रही। हिमालय थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर ये काट के अपना रास्ता ज्यों का त्यों बनाए रखी। तो इसलिए इनके रास्ते में इनका बहाव का जो क्षेत्र है, जो रास्ता है, वो चेंज नहीं हुआ। और ये तीनों नदियाँ हिमालय से पहले की नदियाँ, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ हिमालय से पहले की नदियाँ हैं। और तीनों का जो उद्गम है मानसरोवर झील से ही है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सतलज नदी मानसरोवर के पास से ही निकलता है, लेकिन मानसरोवर से ही निकलता है, लेकिन वहाँ एक राकसताल है, वहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है, राकसताल जो है वहाँ से। और इसके बाएं तट पे, सिंधु नदी के बाएं तट पे बहने मिलने वाली नदियाँ और दाएं तट पे मिलने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी का जो बायां तट है वहाँ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, जास्कर है, स्यांग है और गिलगिट है। सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ जास्कर, स्यांग और गिलगिट। और सिंधु नदी के बायां तट क्या होगा, अगर हम यहाँ हैं तो बायां तट, ऐसे नदी इधर से आ रहा है, इधर सिंधु नदी इधर से यहाँ बह रहा है, तो इसका बायां तट यानी कि इधर होगा, हमारा बायां जैसे हो गया इस साइड, तो इसका बायां तट इधर हो जाएगा। तो जास्कर, स्यांग और गिलगिट सिंधु नदी के बाएं तट से, यानी नीचे जो है इधर का जो क्षेत्र है इधर से बहती है। और सिंधु नदी के दाएं तट से बहने वाली नदियाँ सिमुक, काबुल, कोमल और कुर्रम है, यानी दाएं तट इधर से बहने वाली, इधर की जो नदियाँ हैं इधर आके मिलती है, सिंधु नदी में मिलती हैं। तो कौन कौन सी, सिमुक, काबुल, गोमल और कुर्रम, कुछ नदियाँ जो दाएं तट से मिलती हैं। मानसरोवर झील से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वो तो चाइना में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, चाइना में सांगपो नाम से जाना जाता है, चाइना में सांगपो नाम से जाना जाता है। और ये अपने देश भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है यांग्याप दर्रा, वहाँ से प्रवेश करता है। यांग्याप दर्रा कहाँ है, तो एक नदी, एक जगह है, एक जगह सदिया है, वहाँ से यांग्याप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में आता है, दिहांग नदी जब असम में आता है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, यानी वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र इसका असम में पड़ता है। और असम में आकर के, असम से फिर जब बांग्लादेश में जाता है तो फिर ये जमुना नाम हो जाता है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रहता है और बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। ये भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये भी चाइना में, पहले चाइना में मिलता है, पहले चाइना में बहता है, फिर अपने देश में बहता है, फिर उसके बाद से ये बांग्लादेश में बहने लगता है। और सिंधु भी पहले चाइना में बहता है, फिर से अपने देश में आ जाता है भारत में, और फिर ये पाकिस्तान में बहता है। और सतलज नदी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, पहले चाइना में बहता है, फिर अपने देश भारत में, उसके बाद से फिर पाकिस्तान में आ जाता है। तो ये तीनों नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। और बाकी कुछ नदियाँ हैं, जैसे अपना गंगा है तो अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वो भी हो गया, क्योंकि यहाँ से फिर तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। यहाँ गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। लेकिन ये ब्यास जो नदी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, क्यों, क्योंकि भारत में शुरू आया और भारत में ही एक दो नदी है जो सतलज, उसमें आके मिल गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं कहलाएगा। बाकी तीनों नदियाँ जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं, और तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कौन, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों मानसरोवर झील से निकलती हैं और तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार, सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था।
सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था उसके अनुसार हम सिंधु, झेलम और चिनाब ये जो तीनों नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का मात्र 20% प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों नदियों का मात्र 20% जल का यूज भारत कर सकता है और 80% जो जल है इन तीनों नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और इसका रास्ता भी हम रोक नहीं सकते हैं। मतलब रास्ता रोकने का मतलब ये हुआ इस पर डैम वगैरह नहीं बना सकते हैं, भारत इस पर डैम वगैरह नहीं बना सकता है। और ये जो नदियां हैं, बाकी 3 नदियां जो रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% जल भारत यूज कर सकता है और रास्ता भी रोक सकता है। मतलब रास्ता रोकने का मतलब ये हुआ कि इस पर डैम बनाया जा सकता है, किसी प्रकार का अगर डैम बनाना हो तो भारत बना सकता है और मात्र इसका 20% पाकिस्तान यूज करेगा। इन तीनों नदियों का, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का मात्र 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 80% जल भारत यूज करेगा। जबकि ये तीनों नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की ये तीनों जो नदियां हैं उनका मात्र 20% जल भारत यूज करेगा और बाकी 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। ये 1960 का जो सिंधु जल समझौता था उसके अनुसार ये नियम है कि भारत मात्र 20% जल यूज करेगा इन तीनों नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब का।